वेलकम टू ए इडू और एडी के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में, तो चलिए हम लोग उसे कंटिन्यू करें। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2021 मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस अर्थात इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 2021 मनाया गया। ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? 20 दिसंबर 2021 को। 20 दिसंबर 2021 को। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विविधता में एकता के महत्व को समझाना। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य था विविधता में एकता के महत्व को समझाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इससे पहले 20 दिसंबर 2020 को संकल्प 57/265 के द्वारा विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी। इसे फरवरी 2003 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इससे पहले 20 दिसंबर 2020 को संकल्प 57/265 के द्वारा विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी। इसे फरवरी 2003 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 22 दिसंबर 2005 को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा 22 दिसंबर 2005 को की गई थी। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 16 दिसंबर 2021 को 16 दिसंबर 2021 को भारत में विजय दिवस मनाया गया। तो याद रखेंगे कि 16 दिसंबर 2021 को भारत में विजय दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का कारण क्या है कि 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ था और इस युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को भारत विजयी हो गया था। तो 3 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और यह युद्ध 16 दिसंबर 1971 को भारत के विजय के साथ समाप्त हुआ था। और इस युद्ध के दौरान 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तो इस युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी किया था। तो इसी कारण यह दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस। अगला करंट अफेयर्स है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पदभार किसने संभाला? तो वेरी इम्पोर्टेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी का पदभार जनरल मुकुल नरवाने ने संभाला, MM नरवाने। याद रखेंगे, ये 28वें सेना प्रमुख थे। MM नरवाने ये 28वें सेना प्रमुख थे। इन्होंने यह पदभार क्यों संभाला? तो सबको पता है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 8 दिसंबर 2021 को मृत्यु हो गई थी। उस हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? तो MI-17V5। तो 8 दिसंबर 2021 को MI-17V5 हेलीकॉप्टर हादसा हो गया था तमिलनाडु के कुन्नूर में गांव में। तो उसी हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोग मारे गए थे। तो उन्हीं के बाद से स्थान यह खाली हो गया था चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। जो कौन बने हैं? तो मुकुल नरवाने, जो कि इससे पहले 28वें सेना प्रमुख थे। याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इंग्लैंड के स्टीवर्ट ब्रॉड 150 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टीवर्ट ब्रॉड 150 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के 10वें गेंदबाज बन गए, 10वें खिलाड़ी बन गए। इन्होंने किसे पछाड़ा? तो श्रीलंका के महिला जयवर्धने को। श्रीलंका के महिला जयवर्धने को इन्होंने पछाड़ दिया। ये उपलब्धि पाने वाले ये इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी बने। किसके बाद? जेम्स एंडरसन और एलिस्टर कुक के बाद। तो ये उपलब्धि पाने वाले इंग्लैंड के स्टीवर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी बने। इनसे पहले जेम्स एंडरसन ने 167 टेस्ट खेला था, जबकि एलिस्टर कुक ने 161 टेस्ट, जिसमें जेम्स एंडरसन अभी खेल रहे हैं
जबकि एलिस्टेयर कुक ने संन्यास ले लिया। सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम है, जो 200 टेस्ट खेलकर रिटायर हुए हैं और अभी तक यह सबसे अजूबा रिकॉर्ड है 200 टेस्ट खेलने का, सचिन तेंदुलकर के नाम, द लीजेंड, भारत के सचिन तेंदुलकर। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मेट्रो मैन के नाम से पहचाने जाने वाले श्री ईधरन क्या हो गए? तो उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। तो मेट्रो मैन के नाम से प्रसिद्ध श्री ईधरन ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। ये श्रीधरन कौन थे? तो श्री ईधरन भारत के प्रख्यात सिविल इंजीनियर थे। तो ये भारत के प्रख्यात सिविल इंजीनियर हैं श्री ईधरन। केरल में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में भी ये पेश किए गए थे। तो श्री ईधरन केरल में मुख्यमंत्री के पद पर दावेदार के रूप में भी ये पेश किए गए थे। इन्हें वर्ष 2001 में पद्मश्री और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण का अवार्ड मिला था। तो मेट्रो मैन श्री ईधरन को वर्ष 2001 में पद्मश्री और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें ये कौन से पद पर थे? तो 1995 से 2012 तक ये दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर थे। तो 1995 से वर्ष 2012 तक ये श्री ईधरन दिल्ली मेट्रो के डायरेक्टर थे। अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीसी की तरफ से नवंबर माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अर्थात प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? तो ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को। पहला किसे मिला था? तो ऋषभ पंत को जनवरी में। तो आईसीसी की तरफ से क्रिकेटर ऑफ द मंथ का पुरस्कार की घोषणा किया गया 2021 में जनवरी से। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो नवंबर माह का किसे मिला? डेविड वार्नर को, पुरुष के लिए। लेकिन महिला वर्ग में किसे मिला? तो महिला वर्ग में हिली मैथ्यूज को मिला, जो कि वेस्टइंडीज की खिलाड़ी है। हिली मैथ्यूज और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। दोनों को नवंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का पुरस्कार मिला। अगला करंट अफेयर्स है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अजय सिंह ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। याद रखेंगे कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए जो तीसरा गोल्ड मेडल है, अजय सिंह ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। अजय सिंह ने कुल 322 किलोग्राम भार उठाया और इस दौरान स्नैच में 147 किलोग्राम के प्रयास के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया और 2022 के लिए बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए इन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया। अब तक 3 भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। तो अजय सिंह ने कुल 322 किलोग्राम का भार उठाया और इस दौरान स्नैच में 147 किलोग्राम प्रयास के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और 2022 के लिए बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। अब तक कुल 3 भारोत्तोलक ने 2022 के राष्ट्रमंडल में क्वालिफाई किया। अगला करंट अफेयर्स है एशियाई विकास बैंक एडीबी। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 9.7% रहने का अनुमान लगाया है। तो एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जो आर्थिक वृद्धि दर है वह कितना बताया है? तो 9.7% रहने का अनुमान लगाया है। इसका कारण क्या है? तो उद्योग के समक्ष आपूर्ति संबंधी बाधा। इसका कारण क्या है कि इतना कम बताने का कारण है कि उद्योग के समक्ष आपूर्ति संबंधी बाधा उत्पन्न हो गया। एशियाई विकास बैंक ने 3 महीने में दूसरी बार चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 9.7% कर दिया है। तो यह 3 महीने में दूसरी बार यह आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाया किसने? एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। इससे पहले सितंबर महीने में एशियाई विकास बैंक का अनुमान क्या था? तो आर्थिक वृद्धि दर 10% रहने का अनुमान था। याद रखेंगे
कि सितंबर महीने में एडीबी ने 10% आर्थिक वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया था। वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है एडीबी के द्वारा? तो 7.5%। वर्ष 2022-23 के लिए एडीबी के द्वारा आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7.5% बताया गया। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मैक्स वेरस्टेपन ने अबू धाबी ग्रां पी में लुइस हैमिल्टन को पीछा छोड़ते हुए अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीता। तो याद रखेंगे कि हाल ही में मैक्स वेरस्टेपन ने अबू धाबी ग्रां पी में लुइस हैमिल्टन को पीछा छोड़ते हुए अपना पहला फार्मूला 1 विश्व खिताब जीत लिया। ये मैक्स वेरस्टेपन कहाँ के हैं? तो बेल्जियम के डच रेसिंग ड्राइवर हैं। ये बेल्जियम के डच रेसिंग ड्राइवर हैं। वर्तमान में ये डच ध्वज के तहत रेड बुल रेसिंग के साथ फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो ये वर्तमान में डच ध्वज के तहत रेड बुल रेसिंग के साथ फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मैक्स वेरस्टेपन वर्ष 2005 ऑस्ट्रेलियन ग्रां पी में फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा करने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर बने थे। तो याद रखेंगे कि मैक्स वेरस्टेपन वर्ष 2015 में ऑस्ट्रेलिया ग्रां पी में फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा करने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर बने थे। फार्मूला 1 अंतर्राष्ट्रीय ऑटो रेसिंग का सर्वोच्च वर्ग है जो सिंगल सीटर फार्मूला रेसिंग कारों के लिए आयोजित किया जाता है। तो फार्मूला 1 अंतर्राष्ट्रीय ऑटो रेसिंग का सर्वोच्च वर्ग है जो सिंगल सीटर फार्मूला रेसिंग कारों के लिए आयोजित किया जाता है। अगला है इंपॉर्टेंट, जो शायद हम लोगों ने देख भी लिया है, फिर भी एक बार देख लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा जमुना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। यह कहाँ से कहाँ तक गुजरता है? तो मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से यह गुजरेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा जमुना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। यह जो एक्सप्रेसवे है मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से गुजरेगा। शिलान्यास कब किया? तो यह शिलान्यास 18 दिसंबर 2021 को किया। याद रखेंगे 18 दिसंबर 2021 को किया। कहाँ पर शिलान्यास किया? तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। कहाँ पर शिलान्यास किया नरेंद्र मोदी ने? तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। कितने करोड़ रुपए की इसमें अनुमानित लागत निर्धारित की गई? तो 36,200 करोड़ रुपए। तो इसमें कुल 36,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत निर्धारित की गई। इसकी लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। याद रखेंगे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से गुजरेगा। अगला करंट अफेयर्स है, श्रीलंका जल्द ही त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। तो श्रीलंका जल्द ही त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। भारत और श्रीलंका इस मुद्दे पर 16 महीने से बातचीत कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर भारत और श्रीलंका पिछले 16 महीने से बातचीत कर रहे हैं। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आने की संभावना है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी P-49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी P-49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा से मुक्त कर दिया गया। इस मिसाइल का निर्माण किसने किया था? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने किया था 23 अगस्त 1989 को।
तो 23 अगस्त 1989 ईस्वी को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने इसका निर्माण किया था। इसके द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई थी? तो इसके द्वारा 6,44,897 समुद्री मील से भी अधिक की दूरी तय की गई थी। तो 6,44,897 समुद्री मील से भी ज़्यादा दूरी इससे तय की गई थी। इस जहाज का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से। इस जहाज का संबंध भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से है, याद रखेंगे। अगला है अमेरिकी युग के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी युग के चार्ल्स डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका के प्रकृतिवादी ईओ विल्सन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो अमेरिकी युग के चार्ल्स डार्विन कहे जाने वाले अमेरिका के प्रकृतिवादी ईओ विल्सन का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनकी रुचि सांस्कृतिक मामलों की बजाय आनुवांशिक विज्ञान में ज़्यादा थी। तो ईओ विल्सन की रुचि कहाँ पे थी? सांस्कृतिक मामलों की बजाय आनुवांशिक विज्ञान अर्थात जेनेटिक साइंस में बहुत ज़्यादा थी। प्राकृतिक इतिहास और उसके संरक्षण में इन्होंने काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाया। तो प्राकृतिक इतिहास और उसके संरक्षण में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाया। अगला करंट अफेयर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जारी किया गया। तो हेल्थ इंडेक्स 2021 जारी किया गया, अर्थात स्वास्थ्य सूचकांक 2021। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा केरल, लगातार चौथी बार। तो केरल स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर रहा लगातार चौथी बार। सबसे अंतिम स्थान पर कौन रहा? तो उत्तर प्रदेश। सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा और तीसरे स्थान पर रहा तेलंगाना, याद रखेंगे। तीसरे स्थान पर तेलंगाना रहा। किस वर्ष का यह रिपोर्ट जारी किया गया? तो 2021 में 2019-20 का यह रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट का निर्माता और जारीकर्ता कौन था? तो नीति आयोग का थिंक टैंक। इस रिपोर्ट का निर्माण और किसने किया? नीति आयोग ने, और नीति आयोग ने ही इस रिपोर्ट को जारी किया। अगला करंट अफेयर्स है, टेलीकॉम कंपनियों को दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ता के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल का रिकॉर्ड 2 बरस रखने का आदेश दिया है। तो टेलीकॉम कंपनियों को दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं के कॉल और इंटरनेट इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड 2 बरस तक रखने का आदेश दिया। पहले यह कितना था? तो पहले यह 1 बरस था, याद रखेंगे, 1 बरस था। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल एयरोस्पेस क्रूज इकाई का उद्घाटन किया। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल एयरोस्पेस क्रूज इकाई का उद्घाटन किया। इसकी खासियत क्या थी? तो यह मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जमीन, विमान, पनडुब्बी या जहाज़ों के द्वारा भी इसे आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। तो इसकी खासियत है कि यह मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे जमीन, विमान, पनडुब्बी या जहाज़ों के द्वारा भी आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है उसे कितना रहने का अनुमान लगाया? तो उसे 8.2% रहने का अनुमान लगाया। क्योंकि कोविड-19 के कारण यह कमी आ गई। कोविड-19 के कारण कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया? तो 3.5%। तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान वर्ष 2022-23 में 3.5% रहने का अनुमान बताया, याद रखेंगे।
अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंचल ठाकुर ने यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, अर्थात अल्पाइन में। ये चीज हम लोग शायद पढ़ भी चुके हैं कि आंचल ठाकुर ने यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में हुई स्कीइंग जो बर्फ पर फिसला जाता है एक लकड़ी के द्वारा, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। कौन सा यह पदक था? अल्पाइन में। इसके पहले उन्होंने यह कांस्य पदक कब जीता था? तो 2018 में जो टर्की में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हुआ था। तो इसके पहले 2018 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उन्होंने आंचल ठाकुर ने कांस्य पदक हासिल किया था। स्कीइंग में 2 कांस्य पदक जीतने वाली ये भारत देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी। तो स्कीइंग में 2 कांस्य पदक जीतने वाली ये देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी, याद रखेंगे। अगला है ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट जारी की गई। तो हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। किसे पछाड़कर? तो ब्रिटेन को। तो हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। किसे पछाड़कर? तो ब्रिटेन को पछाड़कर। अब देश में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी हो गई? तो 54। अब देश में यूनिकॉर्न की संख्या 54 हो गई। इस साल नवंबर तक 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने। तो इस साल नवंबर तक 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए। अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चुन्नी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्योत्सव घोषित किया है। तो हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चुन्नी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्योत्सव घोषित कर दिया। इसकी घोषणा चुन्नी जी ने कब की? तो इसकी घोषणा 25वीं श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान किया। तो वर्ष 2021 में यह 25वीं श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही थी। तो इसी दौरान हरी झंडी दिखाने के दौरान इन्होंने इसकी घोषणा की वार्षिक राज्योत्सव मनाने का। इसमें अन्य घोषणाएं भी की और सारी घोषणाएं की चुन्नी जी ने कि पंजाब के लुधियाना में इस्कॉन मंदिर के लिए 2.51 करोड़ रुपए के अनुदान की भी इन्होंने घोषणा की। तो इसी दौरान चरणजीत सिंह चुन्नी ने पंजाब के लुधियाना में इस्कॉन मंदिर के लिए 2.51 करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की तथा पटियाला में 20 एकड़ भूमि पर भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र का भी निर्माण करने की घोषणा की। साथ ही साथ पटियाला में 20 एकड़ भूमि पर रामायण और भागवत गीता अनुसंधान केंद्र की निर्माण की भी घोषणा की। अगला करंट अफेयर्स है भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा आईआईटी रुड़की को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने आईआईटी रुड़की को इनोवेटिव संस्थानों में अर्थात नवाचार संस्थानों में प्रथम स्थान दिया। कौन सा पुरस्कार इसे दिया गया? तो सर्वाधिक नवाचार शोध संस्थान पुरस्कार। तो इसे सर्वाधिक नवाचार शोध संस्थान पुरस्कार अर्थात मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट का पुरस्कार मिला। मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट। पिछले साल 2019-20 में यह पुरस्कार किसे मिला? तो द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर। याद रखेंगे, पिछले साल द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला था? तो आईआईटी रुड़की को। तो आईआईटी रुड़की को पिछले साल 2020 में द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला था।
लगन है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो कर्नाटक राज्य ने पुलिस भर्ती में जो ट्रांसजेंडर हैं, थर्ड जेंडर, उन्हें 1% आरक्षण देने की घोषणा की है। भारत ने अगला करंट अफेयर्स है, भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है। तो भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है। कहाँ से परीक्षण किया? तो उड़ीसा के चांदीपुर तट से। तो उड़ीसा के चांदीपुर तट से इसका सफल परीक्षण किया गया। इसकी घोषणा किसने की? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसकी घोषणा की। DRDO के द्वारा विकसित ठोस ईंधन युक्त मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर यह आधारित है। तो ईंधन DRDO के द्वारा यह विकसित किया गया है। ठोस ईंधन युक्त यह मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 500 से 1000 किलोग्राम के भार सहन करने की इसकी क्षमता है। तो इस मिसाइल की क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम के भार सहन करने की क्षमता है। 350 से 400 किलोमीटर से कम दूरी की सतह से यह मार करने की इसे क्षमता है। तो यह कम दूरी की मार करने की इसे क्षमता है लगभग 350 से 400 किलोमीटर, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात ने 19 दिसंबर 2021 को घोषणा की कि वह सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर सेंसर नहीं लगाएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात ने 19 दिसंबर 2021 को क्या घोषणा की कि वह सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर सेंसर नहीं लगाएगा। संयुक्त अरब अमीरात मीडिया नियामक प्राधिकरण पारंपरिक इस्लामिक मूल्यों का कथित उल्लंघन करने वाले संवेदनशील दृश्यों को हटाने के बजाय दर्शकों के लिए 21 वर्ष की आयु से अधिक की नई श्रेणी लेकर आएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात मीडिया नियामक प्राधिकरण पारंपरिक इस्लामिक मूल्यों का कथित उल्लंघन करने वाले इस्लामिक दृश्यों को हटाने के बजाय दर्शकों के लिए 21 वर्ष की आयु से अधिक की नई श्रेणी लेकर आएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला जो करंट अफेयर्स है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्विट्जरलैंड के दावोस में अपनी वार्षिक बैठक को स्थगित करने का फैसला किया है। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक होने वाला था 17 से 21 जनवरी 2022 में। तो 17 से लेकर 21 जनवरी 2022 तक विश्व आर्थिक मंच का बैठक होने वाला था स्विट्जरलैंड के दावोस में, जिसे WEF अर्थात विश्व आर्थिक मंच ने इसे स्थगित करने का फैसला किया। इसका कारण क्या था? तो कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण लगातार दूसरे वर्ष यह बैठक को स्थगित किया गया। 2020 में भी इस बैठक को स्थगित किया गया था। इस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष इस बैठक को स्थगित किया गया। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान अधिनियम FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम अर्थात FCRA 2010 के तहत पंजीकरण को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब क्या है कि गैर सरकारी संगठन अब दाताओं से
विदेशी धन को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जब तक कि गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी जांच नहीं की जाती। अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से व्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियाल छोड़े हैं। तो याद रखेंगे कि हाल ही में पंजाब वन और वन्य जीव संरक्षण विभाग ने वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर इंडिया के सहयोग से व्यास संरक्षण रिजर्व में 24 घड़ियाल छोड़े हैं। अगला करंट अफेयर्स है, केंद्र सरकार ने 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को बैन कर दिया। तो केंद्र सरकार ने 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट को बैन कर दिया। कारण क्या है? तो पाकिस्तान के द्वारा झूठी अफवाह फैलाने के कारण इन सभी चैनल और वेबसाइट को बैन कर दिया गया। ऐसा कारनामा भारत ने पहली बार किया। अगला करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के राजदूत बने। तो प्रदीप कुमार रावत चीन में भारत के राजदूत बने। राजदूत कब बने? तो 20 दिसंबर 2021 को। तो प्रदीप कुमार रावत 20 दिसंबर 2021 को चीन में भारत के राजदूत बने। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो विक्रम मिस्री की जगह। इन्होंने विक्रम मिस्री की जगह लिया। ये पहले कौन से पद पर थे? तो ये जो प्रदीप कुमार रावत हैं तो नीदरलैंड में पहले भारत के राजदूत थे। तो नीदरलैंड में ये भारत के राजदूत थे और ये 1990 बैच के सिविल सेवा के अधिकारी हैं। तो ये जो प्रदीप कुमार रावत हैं ये 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, सोनी पिक्चर्स और जील का मर्जर हो गया है। दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। जी इंटरटेन ने सोनी पिक्चर के साथ मर्जर की मंजूरी दी। तो सोनी पिक्चर जील मर्जर हुआ। जी इंटरटेन ने सोनी पिक्चर के साथ मर्जर की मंजूरी दी। बोर्ड ने 90 दिनों के ड्यू डिलिजेंस के पूरा होने से पहले बाइंडिंग एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है। तो बोर्ड ने इसके लिए 90 दिनों का एग्रीमेंट का साइन हुआ था। तो बोर्ड ने 90 दिनों के ड्यू डिलिजेंस के पूरा होने से पहले बाइंडिंग एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। इस समझौते के तहत टीवी कारोबार, डिजिटल एसेट्स ऑपरेशन और प्रोग्राम लाइब्रेरी पर साइन हो गया। तो याद रखेंगे, इस समझौते के तहत टीवी कारोबार, डिजिटल एसेट्स ऑपरेशंस और प्रोग्राम लाइब्रेरी पर साइन हो गया। इस विलय के बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी पुनीत गोयनका ही होंगे। तो इस विलय के बाद इस कंपनी के जो प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन रहेंगे? तो पुनीत गोयनका ही रहेंगे। ये पुनीत गोयनका पहले से ही कार्यपालक अधिकारी थे। तो विलय के बाद भी यही प्रबंध निदेशक और CEO रहेंगे। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। विलय के बाद यह सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट नेटवर्क बन गया। तो विलय के बाद यह सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट नेटवर्क बन जाएगा। विलय के बाद इसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? तो सोनी पिक्चर्स का हिस्सेदारी 50.86% रहेगा। तो इस विलय के बाद सोनी पिक्चर्स की हिस्सेदारी 50.86% रहेगी, जबकि जी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 3.99% रहेगी और जी इंटरटेनमेंट की हिस्सेदारी 45.15% की हिस्सेदारी रहेगी और सोनी पिक्चर्स की हिस्सेदारी लगभग 11,605.95 करोड़ का रहेगा। अगला करंट अफेयर्स है, भारतीय वायुसेना ने पंजाब में तैनात किया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तो भारतीय वायुसेना ने पंजाब में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को क्या किया? तैनात किया। इसकी खासियत क्या है? तो वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का यह पहला स्क्वाड्रन है।
तो वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का यह पहला स्क्वाड्रन है। पाकिस्तान और चीन दोनों के हवाई हमलों से देश को बचाने में यह सक्षम है। तो पाकिस्तान और चीन दोनों के हवाई हमलों से देश को बचाने में यह सक्षम है। इसका मुख्य उद्देश्य है वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाना। भारत को 5 स्क्वाड्रन प्रदान किए जाएंगे। इसी के तहत भारत को 5 स्क्वाड्रन क्या किए जाएंगे, तो प्रदान किए जाएंगे। यह जो कॉन्ट्रैक्ट है 35,000 करोड़ रुपए का साइन हुआ है। यह जो कॉन्ट्रैक्ट है वह 35,000 करोड़ रुपए का साइन हुआ है। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को ने हैती के जोमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। तो यूनेस्को ने हैती के जोमो सूप को विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करने की घोषणा की है। कब घोषणा की, तो 16 दिसंबर 2021 को। 16 दिसंबर 2021 को इसकी घोषणा की। यह हैतियन स्वतंत्रता के नायकों और नायिकाओं की कहानी के साथ साथ मानवाधिकारों और कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की कहानी को बताता है। तो यह हैतियन स्वतंत्रता के नायकों और नायिकाओं की कहानी के साथ साथ मानवाधिकारों और कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की कहानी को बयां करता है। हैती के लोगों ने सूप खाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाया था। तो हैती के लोगों ने सूप खाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाया था। जो जोमो सूप है यह हल्का मसालेदार सूप है जो पारंपरिक रूप से कद्दू स्क्वैश के साथ पकाया जाता है। तो जोमो सूप हल्का मसालेदार सूप है जो पारंपरिक रूप से कद्दू स्क्वैश के साथ पकाया जाता है। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की 2 बार ओलंपिक पदक विजेता पीवी संधू। तो भारत की 2 बार ओलंपिक पदक विजेता पीवी संधू को विश्व बैडमिंटन महासंघ अर्थात बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट का सदस्य नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल वर्ष 2025 तक रहेगा और इनके साथ साथ 5 और अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। तो भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी संधू को विश्व बैडमिंटन महासंघ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट का सदस्य नियुक्त किया गया है। इनके साथ साथ 5 और सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है और इनका कार्यकाल वर्ष 2025 तक रहेगा। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट। दिल्ली सरकार का फैसला। दिल्ली सरकार का फैसला 10 साल पुरानी सभी डीजल वाहनों का होगा रजिस्ट्रेशन रद्द। तो दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि 10 साल से पुरानी जितने सारे डीजल वाहन हैं उनका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। कब से रद्द करने का फैसला किया गया, तो 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने सभी डीजल वाहनों को जो रजिस्ट्रेशन है दिल्ली सरकार ने रद्द करने का फैसला किया। किसके निर्देश पर यह फैसला किया गया, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पर इसका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया गया। 15 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण और चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसके बदले में इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने का आदेश जारी किया गया। तो 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के गाड़ियों का भी पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई। इसके बदले में इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने की निर्देश दिया गया। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली में 15 साल पुराने डीजल वाहन, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। साल 2014 में एनजीटी का आदेश था कि 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को पब्लिक प्लेस पर पार्किंग के लिए जगह नहीं दी जानी चाहिए। तो साल 2014 में एनजीटी का क्या आदेश था, अर्थात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का क्या आदेश था
कि 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को पब्लिक प्लेस पर पार्किंग के लिए जगह नहीं दी जानी चाहिए। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आधारभूत संरचना और गणना पर सूचकांक जारी किया गया वर्ष 2021 में, अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया। तो फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स या आधारभूत संरचना और गणना पर सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी हुआ? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के अध्यक्ष विवेक देवराय के द्वारा। तो यह जो रिपोर्ट जारी किया गया, यह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के अध्यक्ष विवेक देवराय के द्वारा जारी किया गया। कब जारी किया गया? तो 16 दिसंबर 2021 को। यह सूचकांक 16 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में प्रथम स्थान किसे मिला? तो 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल को मिला, जिसे 59 अंक प्राप्त हुआ। याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल को 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में पहला स्थान मिला। इस सूची में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा और वह 37 अंकों के साथ 9वें स्थान पर रहा। तो इस सूची में सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा और 37 अंकों के साथ वह 9वें स्थान पर रहा। किसके अध्ययन में यह रिपोर्ट जारी किया गया? तो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट के अध्ययन में यह रिपोर्ट जारी किया गया। छोटे राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो केरल। तो छोटे राज्यों की सूची में प्रथम स्थान का पुरस्कार केरल को मिला, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो झारखंड। वह 45 अंकों के साथ 11वें स्थान पर रहा। याद रखेंगे, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में पहला स्थान किसे मिला? तो पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा मिजोरम, जिसे 51.64 अंक मिला, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में अंतिम स्थान अरुणाचल प्रदेश को मिला। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान पर मिजोरम रहा, जिसे 51.64 अंक हासिल हुआ, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में अंतिम स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा। केंद्र शासित राज्यों में पहले स्थान पर लक्षद्वीप रहा, जिसे 52.69 अंक हासिल हुआ। तो केंद्र शासित राज्यों में पहले स्थान पर लक्षद्वीप रहा, जिसे 52.69 अंक हासिल हुआ, जबकि अंतिम स्थान पर लद्दाख रहा। कौन? तो केंद्र शासित प्रदेशों में। किस आधार पर यह सूचकांक जारी किया गया? तो पांच आधार पर इस सूचकांक को जारी किया गया। कौन कौन? शैक्षिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य, सीखने के परिणाम और शासन के आधार पर। तो 5 आधारों पर इस सूचकांक को जारी किया गया। कौन कौन? शैक्षिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य, सीखने के परिणाम और शासन के आधार पे। इस बयान के अनुसार राज्यों में 50% से अधिक ने राष्ट्रीय औसत यानी कि 28.05 से नीचे अंक हासिल किए हैं। तो इसके बयान के अनुसार राज्यों में 50% से अधिक ने राष्ट्रीय औसत अर्थात 28.05 से नीचे अंक हासिल किए। याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत की नाभिकीय शक्ति क्षमता को 2031 तक बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की योजना की गई। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। तो भारत के केंद्र सरकार के द्वारा नाभिकीय शक्ति क्षमता को 2021 तक बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की योजना बनाई गई। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। इसके लिए घोषणा कब की गई?
तो 16 दिसंबर 2021 को। तो इसकी घोषणा 16 दिसंबर 2021 को की गई। भारत की वर्तमान ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो 6780 मेगावाट। तो वर्तमान में भारत की ऊर्जा क्षमता 6780 मेगावाट है। इसकी घोषणा किसने की? तो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने। तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने की। जितेंद्र सिंह के अनुसार पिछले 7 वर्षों में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 4780 मेगावाट से बढ़कर 6780 मेगावाट हो गई, जो 40% की बढ़ोतरी है। तो जितेंद्र सिंह के अनुसार पिछले 7 वर्षों में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 4780 मेगावाट से बढ़कर 6780 मेगावाट हो गई, जो कि 40% की बढ़ोतरी है, तथा 65 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से मुक्ति भी मिली है। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो भूटान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त दिया। याद रखेंगे, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। उस सम्मान का क्या नाम था? तो इस सम्मान का नाम है नगदग पेलजी खोरलो, नगदग पेरली खोरलो। अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स के लिए PLI स्कीम को दी मंजूरी। तो भारत के कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स चिप के लिए PLI को मंजूरी दे दी। याद रखेंगे, कब मंजूरी दी? तो 15 दिसंबर 2021 को, 15 दिसंबर 2021 को। याद रखेंगे, PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। तो PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। कितने रुपए की यह स्कीम जारी की गई? तो 76,000 करोड़ रुपए, 76,000 करोड़ रुपए की यह स्कीम है। अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। तो यूनेस्को ने कोलकाता में मनने वाली दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। याद रखेंगे, कब दर्जा दिया? तो 15 दिसंबर 2021 को। यह दर्जा 15 दिसंबर 2021 को दिया। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर क्या नाम है? सर्जियो एगुएरो ने 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो हाल ही में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने 33 साल की उम्र में फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, अर्थात संन्यास की घोषणा की गई, क्यों कर दी। सर्जियो एगुएरो ने बार्सिलोना के लिए खेलने वाले एक स्टार स्ट्राइकर हैं। तो ये जो सर्जियो एगुएरो थे, ये बार्सिलोना के लिए खेलने वाले स्टार स्ट्राइकर थे, और हृदय की बीमारी के कारण इन्होंने क्या किया? तो फुटबॉल को अलविदा कह दिया। तो हृदय में कोई बीमारी थी इनको, इसी कारण उन्होंने फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, संन्यास ले लिया। याद। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जल्द ही 4 रनवे वाला पहला हवाई अड्डा बन जाएगा। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? दिल्ली में। तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जल्द ही 4 रनवे वाला हवाई अड्डा बन जाएगा। हवाई अड्डे के दक्षिणी एयरफील्ड पर रनवे 11/29 के समानांतर एक नया 4.4 किलोमीटर लंबा रनवे को तैयार किया जा रहा है। तो हवाई अड्डे के दक्षिणी एयरफील्ड पर रनवे 11/29 के समानांतर एक नया 4.4 किलोमीटर लंबा रनवे को क्या किया जा रहा है? तो तैयार किया जा रहा है। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है
कि डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov के एक सर्वे के मुताबिक विश्व की 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है कि डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को पहला स्थान, जबकि भारत के नरेंद्र मोदी को 8वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत। तो याद रखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी NTPC ने आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत की। याद रखेंगे, क्या नाम है? एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की लग्जरी ग्रुप साइनल की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कौन बनी, अर्थात CEO कौन बनी? तो लीला नायर। तो फ्रांस की लग्जरी ग्रुप साइनल की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अर्थात CEO लीला नायर को बनाया गया। ये लीला नायर कब बनी? तो 14 दिसंबर 2021 को। 14 दिसंबर 2021 को यह जो साइनल है, यह फैशन की एक बहुत बड़ी कंपनी है। यह जो साइनल है, यह फैशन की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इनकी नियुक्ति कहाँ पर की गई? तो लंदन में। इनकी नियुक्ति लंदन के साइनल के ब्रांच में की गई। याद रखेंगे, इसके पहले ये लीला नायर कौन से पद पर थी? तो FMCG कंपनी यूनिलीवर की चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर के पद पर थी। तो इसके पहले लीला नायर FMCG कंपनी यूनिलीवर की चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर के पद पर थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि रामानुजम पुरस्कार 2021 दिया गया। यह रामानुजम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित में, क्योंकि रामानुजम एक महान गणितज्ञ थे। तो रामानुजम पुरस्कार 2021 दिया गया गणित के क्षेत्र में। याद रखेंगे, तो यह किसे दिया गया? तो भारतीय गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता, जो कि कोलकाता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट अर्थात भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कहाँ पे है? कोलकाता, वहाँ की प्रोफेसर है। तो भारतीय गणित की प्रोफेसर नीना गुप्ता को यह रामानुजम पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ। यह कोलकाता स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट अर्थात भारतीय सांख्यिकी संस्थान की प्रोफेसर हैं। इस पुरस्कार का क्या नाम है? तो रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार। तो इस पुरस्कार का नाम है रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार। यह पुरस्कार पाने वाली ये भारत की चौथी और विश्व की तीसरी महिला हैं। तो यह पुरस्कार पाने वाली भारत की चौथी और विश्व की तीसरी महिला हैं। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो विज्ञान और तकनीक मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान और तकनीक मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को जारी किया। इनके किस उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार मिला? तो एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो नीना गुप्ता को यह जो पुरस्कार प्राप्त हुआ एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उत्कृष्ट
कार्य के लिए। नीना गुप्ता को पहले और भी सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2019 में प्राप्त हुआ था। यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2014 में प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे, यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी 2014 में इन्हें मिला था। यह जो यंग साइंटिस्ट पुरस्कार 2014 में मिला अलजेब्रिक ज्योमेट्री के फील्ड में जारिस्की कैंसिलेशन समस्या को हल करने के कारण दिया गया था। तो याद रखेंगे, नीना गुप्ता को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2014 में अलजेब्रिक ज्योमेट्री के फील्ड में जारिस्की कैंसिलेशन समस्या को हल करने के कारण दिया गया। अब थोड़ा सा हम लोग रामानुजम पुरस्कार के बारे में देखें। रामानुजम पुरस्कार के बारे में स्टैटिक जीके को देखें तो सबसे पहले यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम उम्र के आयु के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। तो यह रामानुजम पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के युवा गणितज्ञों को प्राप्त होता है। यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इस पुरस्कार का और नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स रामानुजम पुरस्कार। तो इस पुरस्कार का और नाम क्या है? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स रामानुजम पुरस्कार। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इटली स्थित अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक बौद्धिक केंद्र के द्वारा। तो यह पुरस्कार इटली स्थित अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक बौद्धिक केंद्र के द्वारा क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। इसके लिए फंड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अल्बेल फंड के द्वारा। तो इसके लिए जो फंड ये दिया जाता है कहाँ से आता है? तो अल्बेल फंड के द्वारा। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 से हुई थी। याद रखेंगे, वर्ष 2005 से हुई थी। और यह जो पुरस्कार है 22 दिसंबर 1887 को इरोड गांव में जन्मे महान गणितज्ञ रामानुजम की याद में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार 22 दिसंबर 1887 को इरोड गांव में जन्मे महान गणितज्ञ रामानुजम की याद में दिया जाता है। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है कि हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया। तो हेलीकॉप्टर हादसे में वरुण सिंह घायल हो गए थे, जो कि एक ग्रुप कैप्टन थे, तो उनका निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 15 दिसंबर 2021 को। 15 दिसंबर 2021 को ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का, जो कि हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हो गए थे, उनका निधन हो गया। यह घटना कब घटी थी? तो तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में वे घायल हो गए थे। यह हेलीकॉप्टर क्रैश कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 2021 को। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तो उसी क्रैश में ये घायल हो गए थे। और इसी हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों को भी मौत हो गई थी। याद रखेंगे। तो इसमें उसी में यह घायल हो गए थे। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि 2021 में मनाई गई। तो 2021 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई। कौन सी पुण्यतिथि? तो 71वीं पुण्यतिथि। तो याद रखेंगे, वर्ष 2021 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कब? 15 दिसंबर 2021 को। 15 दिसंबर 2021 को। क्यों मनाई गई? कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भारत देश के पहले गृह मंत्री थे। भारत देश के पहले गृह मंत्री थे। इनका निधन 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुआ था, 75 वर्ष की उम्र में। इनका निधन 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को 75 वर्ष की उम्र में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1875 को। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के खेड़ा जिले में। और यहीं पर महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन चलाया था, जो कि जिसमें उन्होंने पहला क्या किया था? तो हड़ताल किया था। ये लौह पुरुष के नाम से भी विख्यात है। तो लौह पुरुष के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल विख्यात हैं। और चूंकि 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ,
इसी कारण 31 अक्टूबर को हर एक साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज़ाद भारत को इन्होंने एकजुट करने का प्रयास किया था और पूरे आज़ाद भारत को एकजुट करने का ये इन्हीं को श्रेय जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, उसके बाद जूनागढ़, इन सभी राज्यों को भारत में शामिल करवाने का योगदान था हैदराबाद। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 मनाया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर 2021 को, 14 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। इसका आयोजन किसने किया? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अर्थात बीईई। तो इसका आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अर्थात बीईई, यह हर साल मनाया जाता है बीईई के द्वारा। 2001 में बीईई के द्वारा अर्थात ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो वर्ष 2001 में बीईई ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो ये तो था हमारा करंट अफेयर्स। इसके बाद कुछ और करंट अफेयर्स बचे हैं और दिसंबर का टोटल करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, वन लाइनर और मोस्ट लाइनर समाप्त हो जाएगा। तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करें कि यह सेशन कैसा लग रहा है। हम लोग एक एक करंट अफेयर्स को पूरा देख लेंगे, पूरा एक भी चीज़ इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।